नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपनी आज की इस केमिस्ट्री की क्लास में जो है स्टेट्स ऑफ मैटर में हम गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं। तो इस सेशन में हम गैसियस स्टेट्स में आने वाले इंपॉर्टेंट लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, रियल गैसेस, इनर्ट गैसेस और जो हमारे वंडरवॉल फोर्सेस वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी क्लास में चलने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम HP पटवारी, HP पुलिस, HP फॉरेस्ट गार्ड, HP क्लरिकल सर्विसेज, HP अलाइड सर्विसेज, HP टैट, HP कमीशन और अदर बैंक क्लरिकल एग्ज़ाम की जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करता है। तो इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे HP टैट के बैच के बारे में। तो नीव इंस्टीट्यूट ने जो है ऑनलाइन बैच HP टैट की तीनों स्ट्रीम्स आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन बैच में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए। नीव इंस्टीट्यूट में आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ऑफ आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो है 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब ये है कि अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो 1 वीक तक आपको हम फ्री डेमो देंगे, ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि क्या जो टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है। क्या टीचर यहाँ पे इतना कैपेबल हैं कि वो आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो आपको 1 वीक का टाइम दिया जाता है। आफ्टर 1 वीक जो है वो आप फी डिपॉजिट करके जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी हमारे इंस्टीट्यूट के जो हैं वो मेन फीचर्स हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट। नीव इंस्टीट्यूट BPL स्टूडेंट्स के लिए 20% डिस्काउंट देता है। और जहाँ तक हमारे HP टेट की फ़ीस की बात है वो है 1999 रुपीज़। तो 1999 रुपीज़ में भी हम जो है वो HP टेट के लिए 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं। और ये 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट हर कोर्स में होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। तो HP टेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि HP टेट में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो मेरे पास रहेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। तो केमिस्ट्री में हम जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर। तो गैसेस के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है सबसे पहले तो बात आती है गैस का सबसे बड़ा जो एक मेन करेक्टरिस्टिक होता है वो है कि वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ एयर इज पुल्ड टुवर्ड्स इट एंड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में हमारे ऊपर गैसेज हैं और जो ग्रेविटी है अर्थ की वो उन गैसेज को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी के द्वारा ही हम जो है वो अर्थ पर खड़े हैं। ठीक है, हर चीज़ पॉसिबल है, ऊपर से सब नीचे आता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो गैसेस हैं वो भी पुल्ड होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की अर्थ की ग्रेविटी की तरफ। ठीक है, और जो गैसेस है वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं अर्थ पर, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सबसे पहली बात कि उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करता है वो है बैरोमीटर। आपने याद रखना है, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, तो बैरोमीटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है वो मेज़र करेंगे, तो दैट इज़ बैरोमीटर। और उसमें जो है वो मरकरी जो है वो फिल की होती है। आगे है प्रेशर होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, कि किसी एरिए पे जो है वो आप पर कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं
तो SI यूनिट्स हैं न्यूटन, क्योंकि फोर्स को हम न्यूटन में लिखते हैं और एरिया मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसके यूनिट्स बन गए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपके जो प्रेशर है उसके यूनिट्स हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, SI यूनिट्स। और मैं बात करूं तो इसको पास्कल भी बोलते हैं। जो SI यूनिट्स हैं उनको पास्कल भी बोलते हैं, और मैथमेटिकली हम उनको बोलें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए SI यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी बोलते हैं। तो पास्कल इज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है, और मैथमेटिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ठीक है, जिसको हम अगर बात करें तो हम उसको 1 बार भी बोलते हैं, जो एग्जैक्ट प्रेशर है। तो अगर हम उसको बात करें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 1 बार भी बोलते हैं, और 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ठीक है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो ये एक रिलेशन बनता है कि 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके बराबर है, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है कि किसी लेवल पे, जैसे हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल प्लेन एरियाज में ही रहता है, जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर जो है वो घटता जाता है, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 1 बार भी बोलते हैं, क्योंकि 1 बार वो प्रेशर होता है जो हम बैरोमीटर से एक्यूरेट कैलकुलेट करते हैं कि जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो कितना प्रेशर है। तो जो स्टैंडर्ड प्रेशर होगा, ठीक है, कैलकुलेट करके आएगा, उसको हम 1 बार बोलेंगे, ठीक है। ऐसे नॉर्मली हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, लेकिन जब हम बैरोमीटर से कैलकुलेट करके बात करते हैं प्रेशर की साइंटिफिकली, तो हम उसको 1 बार बोलते हैं। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रेशर जो रहता है वो रहता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं 760 मिलीमीटर और 760 टॉर, ठीक है। जो हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रेशर जो हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने आपको बताया वो होता है 760 mm, और जिसको 760 टॉर भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या वैल्यू है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है 760 mm। आगे चलते हैं हम अपने लॉज की तरफ। इंपॉर्टेंट लॉज पूछे जाते हैं। देखिए ये लॉज आपको जो स्टेटमेंट है वो भी याद करनी है, उसका रिलेशन भी, क्योंकि पेपर में केवल डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट बॉयल्स लॉ स्टेट्स, तो मैथमेटिकली भी पूछा जाएगा कि कौन सी ऑप्शन होगी। और दूसरा कि स्टेटमेंट के थ्रू भी क्वेश्चन आते हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ दिस, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बोल लिखा है यहाँ पे BOY लिख लेना आप, बॉयल्स लॉ, ठीक है, BOYLES। बॉयल्स लॉ state that at constant temperature the pressure of a fixed amount of a gas is inversely related with the volume, ठीक है। तो ये बोलता है कि pressure of fixed amount of gas is inversely proportional to the volume at constant टेम्परेचर, कि जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, यहाँ पे भी लिखा है, तो प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। और ये चीज़ जो है वो आपको वेरीफाई है। क्यों? क्योंकि जब हम, आपको पता है जो गैसेस होती हैं उनमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उसमें काफ़ी स्पेस होता है। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स टाइट होते हैं एक दूसरे के साथ, सॉलिड में थोड़े दूर होते हैं, लिक्विड में, और गैसेस में जो है वो सबसे दूर होते हैं। तो जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ कर, जैसे मान लो आपकी गैस इस तरह कंटेनर में भरी है, तो हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वो नज़दीक नज़दीक आते हैं और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट जो है वो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो नेचुरली उनके एटम जो है वो साथ आएंगे और वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। और जब हम प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज़ कर देंगे, तो जो एयर है के एटम्स हैं वो दूर दूर जाएंगे और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, 1/V, ठीक है। P इज इक्वल टू K 1/V, और K जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ से आ गया आपका P इज इक्वल टू K, ठीक है। तो आगे है at constant temperature product of pressure and volume of fixed amount of a gas is constant, ठीक है, इज है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो
प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर P है तो वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P2 है तो वॉल्यूम V2 है। ठीक है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे मान लो प्रेशर P1 था, फिर हमने प्रेशर P2 कर दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हुई, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगी। पहले वॉल्यूम V1 थी तो बाद में वॉल्यूम V2 हो गई, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये बोलता है आपका बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। देखिए बॉयल्स लॉ की इंपॉर्टेंस है, देखिए आप सबको पता है कि जैसे जैसे हम हाइट पे चढ़ते हैं हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और जब माउंटेन्स पे चढ़ते हैं माउंटेनर्स तो अब वो अपने साथ एक गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, वहाँ उनको सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों होती है। ठीक है, तो वो भी जो है वो बॉयल्स लॉ जो है वो इस चीज़ को जो है वो वेरीफाई करता है। वो बोलता है प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर हम प्रेशर की बात करें तो एट सी लेवल द प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर। सी लेवल पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है एंड एयर इज़ क्वाइट डेंसर, और वहाँ पे एयर जो है वो डेंसर होती है। लेकिन जैसे जैसे में हम हाइट पे चढ़ते हैं, आपको पता है प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम हाइट पे चढ़ते हैं। तो अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि जब हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो जो हमारी गैसेस हैं उनके एटम जो है वो दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से वो साथ आते हैं, और प्रेशर डिक्रीज करेंगे जब उन पे प्रेशर नहीं होगा तो वो दूर दूर चले जाएंगे। तो वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, कि मान लो अगर हमें इतना छोटा कंटेनर है, उसमें गैसेस के मॉलिक्यूल इतने इतने नज़दीक हैं, तो अगर उसका वॉल्यूम बढ़ा दें तो गैसेस के मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे। तो जिसकी वजह से जब हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है और वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब वहाँ पे गैसेस जो हैं वो, उनके एटम्स जो है वो दूर दूर चले जाते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो हमें प्रॉपर नहीं मिलती है इनहेल करने के लिए, और हमें प्रॉब्लम आती है ब्रीदिंग में। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। At sea level, the pressure is at 1 atmosphere and air is quite denser. At high altitude, the pressure is less and air is less dense. At high altitude आपको पता है प्रेशर लेस होगा, प्रेशर लेस होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी। वॉल्यूम का मतलब है कि अब गैसेस हमारे अगर यहाँ पे थी तो वो ज़्यादा वॉल्यूम में फैल जाएंगी, तो हमें ऑक्सीजन को इनहेल करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो दूर दूर चली जाएंगी। इसलिए जो है वो माउंटेनर्स को जो है वो प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, और वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है टैट के पेपर में कि वाई माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद दैम। ठीक है, तो क्यों कैरी करते हैं, क्योंकि जो जब हम हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और गैसेस की डेंसिटी जो है, ठीक है, वो भी प्रेशर डिक्रीज होता है तो डेंसिटी मतलब बढ़ जाती है, और वहाँ पे जो एयर प्रेशर लेस है तो एयर जो है वो लेस डेंस हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि वो लेस डेंस का मतलब है कि हमें पता है रिलेशन वॉल्यूम, ठीक है, हमें एक रिलेशन पता है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जब हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर लेस हो जाता है और वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि अब गैस जो है वो ज़्यादा एरिया में फैल गई है और गैस के मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, तो मतलब वो लेस डेंस हो गई है और हमें ऑक्सीजन इनहेल करने को नहीं मिलेगी। तो ये बोलता है आपका बॉयल्स लॉ। आगे है चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट। चार्ल्स लॉ बोलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी पता है कि जब हम जो है, अगर हम बात करें तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, नेचुरली टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो गैसेस के बीच में हैं वो टूटेंगी और वो और दूर दूर जाएंगे उनके एटम्स, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। तो ये बोलता है चार्ल्स लॉ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसके अकॉर्डिंग V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, तो ये बोलता है चार्ल्स लॉ, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नेचुरली जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटती हैं और वो और आपस से दूर जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट है आपके चार्ल्स लॉ की। आगे है ये लुसाक लॉ।
गे-लुसाक लॉ जो है वो प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। वो क्या बोलता है गे-लुसाक लॉ, प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर, ठीक है, क्लियर कर लीजिए। प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। जैसे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल्स और दूर जाएंगे, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट जाएंगी जो थोड़ी बहुत थी गैसेज में, और दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वैसे ही अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उनकी वॉल्यूम बढ़ेगी और प्रेशर भी इंक्रीज होगा। प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा, जैसे मान लो हमने यहाँ पे कंटेनर में जो है वो गैस रखी है, ठीक है, और उसको हम जो है वो हीट कर रहे हैं। हीट करने से जो है इनकी ये जो है वो क्या होंगी, एक्सपैंड होंगी, क्योंकि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगी और ये और दूर जाना शुरू करेंगी, तो जिसकी वजह से थी ये क्या स्टार्ट हो जाएंगी, एक्सपैंड होना। तो यही गे-लुसाक लॉ बोलता है, जिसको प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप कहते हैं, कि प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, की टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, और गैसेस जो है वो एक्सपैंड होती हैं। देखिए जो लॉ की स्टेटमेंट है आपको एज इट इज़ ही पता होनी चाहिए, पेपर में पूछी जाती है। आगे है यही, इसको मैथमेटिकली लिखा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, P1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई T2। अब हम देखेंगे जो गेज-लुसाक लॉज था वो क्या बोलता है, तो ये बोलता है अकॉर्डिंग टू लॉ गैसेज एक्सपेंड ऑन हीटिंग। नेचुरली जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ऐसे भी आप देखते हैं कि जब आप पानी को गर्म करते हैं और ऊपर आपने ढक्कन रखा होता है, ठीक है, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हिल के गिरने लगता है अगर वो टाइट ना हो। क्यों, क्योंकि गैसेज एक्सपैंड हो रही हैं और प्रेशर बन रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ गैसेज expand on heating, therefore the number of molecules per unit volume increases, density of the gases decreases on heating। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मतलब गैसेज एक्सपैंड करती हैं हीटिंग से, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हॉट एयर इज लेस डेंस देन कोल्ड एयर, और हॉट एयर जो है इसकी वजह से जो है वो हॉट एयर लेस डेंस होगी। क्यों होगी लेस डेंस, क्योंकि जब हम गैसेस को टेम्परेचर देंगे तो उनका प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो गैस है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो मतलब वो लेस डेंस हो जाएगी गैस हमारी, क्योंकि वो अब ज़्यादा स्पेस लेने की कोशिश करेगी, उनके मॉलिक्यूल दूर जाएंगे गर्म करने से, तो वो लेस डेंस हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए जो हॉट एयर है वो लेस डेंस होती है कोल्ड एयर से, और आपको पता है गर्म हवा जो है वो ऊपर उठती है क्योंकि वो लेस डेंस होती है, ठीक है। तो इस जैसे हॉट एयर बैलून है वो ऊपर की ओर उठते हैं, क्यों, क्योंकि वो गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा से हल्की होती है, क्योंकि जब हम गर्म करते हैं हवा को, टेम्परेचर देते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज की वजह से वो ज़्यादा इतने स्पेस में है तो प्रेशर हो गया इंक्रीज, तो वो ज़्यादा एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लें, ऑन हॉट समर डे प्रेशर इज टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंक्रीजेज। हॉट समर डे होगा तो ऑटोमोबाइल्स जो टायर्स हैं आपकी गाड़ियों के, उनका प्रेशर इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर देते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, मतलब जब गर्मियों के दिनों में आपके टायर होंगे तो उन पे जब सनलाइट पड़ेगी, मतलब धूप होगी, तो उनके अंदर जो गैस भरी है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उन हॉट समर डे जो प्रेशर होता है आपके व्हीकल्स का भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन विंटर में वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि विंटर में क्या होती है, ठंड होती है, ठीक है, गैसेस को हीट नहीं मिलती और वो एक्सपैंड नहीं होती, तो प्रेशर जो है वो टायर्स में कम रहता है, सर्दियों में ज़्यादा डलवाना पड़ता है। आगे है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकली करें कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे मतलब हमारे पास जो है वो
1 लीटर वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का। तो अगर हम STP जो है वो कांस्टेंट रखें, स्टैंडर्ड रखें, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, कोई भी गैस है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। किसी भी गैस में अगर हम सेम वॉल्यूम ले लें सबकी, जैसे 1 लीटर हमने तीनों गैसेस ले ली, लेकिन STP कांस्टेंट रखा तो सब में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे। और इसके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है। और फिर कम्बिनेशन ऑफ गैसेज ऑक्यूपाई 22.41399996 ऑफ वॉल्यूम एट STP। आपको इतना ही याद रखने की ज़रूरत है 1 मोल ऑफ अ गैस STP में कितनी वॉल्यूम होगी, 22.41 वॉल्यूम, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, कितनी वॉल्यूम होगी 1, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया टैट के एग्जाम में कि 1 मोल ऑफ एनी गैस में जो है वो कितनी वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो वो होगी 22.41 जो है वो वॉल्यूम होगी। आगे है आपका कंबाइंड गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन। आप सबको पता होगा व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT फॉर N मोल ऑफ अ गैस। तो यही यहाँ पे लिखा है, PV इज इक्वल टू NRT फॉर N मोल्स ऑफ अ गैस। अगर हम N को 1 माने, N को 1 मोल माने, तो हमारे पास PV की वैल्यू आ जाती है RT, और वही यहाँ पे लिखा है PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। और आपको पता है R इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। R को जो है वो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट कहा जाता है, और उसकी वैल्यू है R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो R की वैल्यू जो है वो ये इतनी है। पेपर में डायरेक्ट गैस कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। आगे है डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस। देखिए आपको पता है कि गैसेस डिफ्यूज़ होती हैं। अगर आपने कमरे में एक जगह अगरबत्ती जलाई हो तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। क्यों? क्योंकि गैसेस में जो है, आपको पता है, जो गैसेस होती हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत दूर दूर होते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत दूर होते हैं और वो जल्दी इंटरमिक्स होते हैं, मतलब दूसरी गैस हम उनमें डालेंगे तो उनके बीच में स्पेस होगा और वो ऑक्यूपाई कर लेगी। तो इस चीज़ को बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न की बात करें, इन द गैसेज मॉलिक्यूल आर फॉर सेपरेटेड एंड द एम्प्टी स्पेसिस अमंग द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज, देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस मूव इनटू द एम्प्टी स्पेस ऑफ द अदर गैस, दिस लीड्स टू डिफ्यूज़न। क्योंकि उनके बीच में स्पेस ज़्यादा है तो एक गैस दूसरे गैस के जो खाली स्पेस है उसको भर देती है और उनमें डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है। अगर हम गैसेज, सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो गैसेज में सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा, लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में सबसे कम जो है वो डिफ्यूज़न होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ under similar condition of temperature and pressure the rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of their density, ठीक है। अगर सिमिलर कंडीशन हो टेम्परेचर एंड प्रेशर की तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, मान लो हमारे पास इन्होंने कहा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ये बोला, ठीक है, इन्होंने कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की अगर रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। नेचुरली गैस जो है वो कम डेंस होगी तभी दूसरी गैस उसके बीच में आ पाएगी। तो इसको हम मैथमेटिकली इसलिए इस तरह से लिखते हैं कि हमारे पास मान लो दो गैसेज हैं R1 और R2, ठीक है, और उनका डिफ्यूज़न रेट है R1 R2, मतलब गैसेज हैं ये भी, मतलब कोई भी, और उनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न है R1 एक का और R2 दूसरी का। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो R1 का रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी D1, एंड R2 का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ D2। तो ये है रिलेशन, रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
आपका डेंसिटी जो बोलता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि सिंस द मोलर मास ऑफ अ गैस इज ट्वाइस इट्स डेंसिटी, कि जो मोलर मास होता है गैस का वो ट्वाइस होता है डेंसिटी के। ठीक है, कि मोलर मास जो होता है वो ट्वाइस होता है डेंसिटी के, मतलब डेंसिटी से बड़ा है मोलर मास, और वो इसकी वैल्यू ट्वाइस होगी डेंसिटी की, तो इक्वल होगी मोलर मास के। मोलर मास ऑफ अ गैस इज ट्वाइस इट्स डेंसिटी। तो अगर हम कि मोलर मास जो है वो ट्वाइस है डेंसिटी के, तो डेंसिटी को हम मोलर मास की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ये रिलेशन दिया गया है आपको यहाँ पे कि R1 R2 की मोलर मास जो है वो ट्वाइस है डेंसिटी के, तो हमने ट्वाइस कर दिया डेंसिटी को, 2d2 डिवाइडेड बाई 2d1 का अंडर इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई m1। तो इस लॉ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं मोलर मास की फॉर्म में, क्योंकि मोलर मास इज ट्वाइस ऑफ डेंसिटी। तो ये था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आगे है आइडियल गैसेस। ठीक है, आइडियल गैसेस क्या होती हैं? आइडियल गैसेस वो गैसेस होती है, जैसे आइडियल कोई बड़ा नोबल पर्सन है, तो अ गैस विच ओबे ऑल द गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैस। ठीक है, ऐसी गैसेस जो सभी टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है वो सारे गैस लॉ जो हमने पढ़े हैं उनको फॉलो करें, उसको बोलते हैं आइडियल गैस। लेकिन आपको पता है, बट नोन ऑफ द कॉमनली अकरिंग गैस इज बिहेव आइडियली अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन कोई भी गैस जो है वो आइडियल बिहेव नहीं करती है अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कोई भी गैस जो है वो आइडियल बिहेव नहीं कर सकती। कोई भी गैस सारे गैस लॉ जो है वो ओबे नहीं कर सकती हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, तो वो आइडियल बिहेव कब करती हैं? दे टेंड, मतलब जो रियल गैसेज हैं, दे टेंड टू अप्रोच सच बिहेवियर दैन व्हेन प्रेशर इज़ वेरी हाई, नहीं है यहाँ पे, लो है। ठीक है, लो है, प्रेशर इज़ वेरी लो, क्लियर कर लीजिए, एंड टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, कॉल्ड रियल गैसेज। तो जो आइडियल गैसेज हैं आपको पता है वो आइडियल नहीं होती है, कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है। वो आइडियल कब शो होती है, कब बिहेवियर कब शो करती है? जब प्रेशर इज़ वेरी लो, प्रेशर लो हो और टेम्परेचर वेरी हाई हो। तो आइडियल गैसेज जो है वो आइडियल नहीं होती हैं सब टेम्परेचर और प्रेशर पे। वो सिर्फ आइडियल बिहेवियर शो करती हैं जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर जो है वो हाई हो। ऐसी गैसेस को हम रियल गैसेस कहते हैं। ठीक है, तो रियल गैसेस जो है वो आइडियल कब बिहेव करती हैं? तो कब बिहेव करती हैं? जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो, एंड डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर व्हेन प्रेशर इज़ हाई एंड टेम्परेचर इज़ वेरी लो। लेकिन आइडियल बिहेवियर से वो डेविएट कब करती हैं? जब ऊपर वाली स्टेटमेंट का उल्टा हो, मतलब प्रेशर वेरी हाई हो एंड टेम्परेचर इज़ वेरी लो हो, तो वो बहुत ज़्यादा डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से। आगे है बॉयल्स टेम्परेचर। The temperature at which real gas behave like an ideal gas over appreciable range of pressure। तो हमें पता है कि कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, गैसेस आइडियल बिहेव करती हैं जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। ऐसी गैसेस को हम रियल गैस बोलते हैं। तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे जो है वो गैसेस रियल बिहेव करेंगी? तो वो होगा बॉयल्स टेम्परेचर। एट बॉयल्स टेम्परेचर द आइडियल गैसेस शो रियल बिहेवियर। आगे है ल्यूकिफिकेशन ऑफ गैसेस। हम ल्यूकिफाई कैसे कर सकते हैं गैसेस को? तो आपको पता है ल्यूकिफाई करना है गैसेस को, जैसे हमने अपनी सिलेंडर में हम LPG भरते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो अगर हमने गैसेस को ल्यूकिफाई करना है तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रेशर इंक्रीज करते हैं हम उसको, हाई प्रेशर से जो है वो भरते हैं, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से उनके मॉलिक्यूल नज़दीक आते हैं। और दूसरा थिंग है कि हमें टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगी और वो वेपर बनती जाएंगी गैस। तो अगर हम टेम्परेचर लो करते हैं, ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तब हमारी गैसेज जो है वो ल्यूकिफाई हो जाएंगी। तो ल्यूकिफिकेशन ऑफ गैसेज कैन बी डन आइदर बाई लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर होगा जब गैस को हम ल्यूकिफाई कर सकेंगे? तो उसको हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया है TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी ल्यूकिफाइड ओवर अ रेंज ऑफ इट्स प्रेशर। हमने कहा कि गैसेस को हम ल्यूकिफाई करते हैं बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि जिसके ऊपर हम गैसेस को ल्यूकिफाई नहीं कर सकते हैं, उतने ही टेम्परेचर पर हम करेंगे, और वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम बात करें, अगर हमारे पास गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, अमोनिया, SO2 एक्सेट्रा। ठीक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो इनको हम ल्यूकीफाई नॉर्मल कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही ये ल्यूकीफाई हो जाएंगी जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे। अदर हमारी गैसेज हैं, जैसे ये हम हाइड्रोजन है H2, नाइट्रोजन है N2, ऑक्सीजन है O2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। इनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो होगा, ये रूम टेम्परेचर पर ल्यूकीफाई नहीं होंगी, और वो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा -120 डिग्री सेल्सियस। एंड दीज गैसेज आर कॉल्ड परमानेंट गैसेज। तो आपको पता होना चाहिए जो परमानेंट गैसेज हैं वो कौन सी हैं। ये 4 एग्जाम्पल हैं, H2, N2, O2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और वो कितने टेम्परेचर, उनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चाहिए, बहुत कम, -120 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट्स के बारे में। और नेक्स्ट हम जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, तो अपनी लॉज जो है वो अच्छी तरह से जो है वो याद कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस